वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। और बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर बहुत अफसोसनाक टेरर अटैक, सुसाइड अटैक, और वो भी उस दिन जब हम 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। बहुत ही एक ऐसी एफ़र्ट है ये जिसमें हमें बाकायदा मैसेज दिया गया है कि जो फोर्सेस, ऑफ कोर्स अफ़गान फोर्सेस TTP, जो कि आइडियोलॉजिकल बेंट भी हमसे डिफरेंट रखती हैं, और उन्होंने हमें इस दिन जिस तरीके से अटैक करके जो मैसेज दिया है, इस सब को अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में इवेलुएट करने की कोशिश करूं तो ये वो प्राइस है जो हम मुस्तकिल पे कर रहे हैं अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट की। तकरीबन 1.32 मिलियन अफ़गान्स पाकिस्तान में रह रहे हैं, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड फिगर है, अनडॉक्यूमेंटेड बेशुमार। हमारा पॉलिटिकल फैब्रिक, सोशल फैब्रिक, इकोनॉमिक फैब्रिक, जो हमारे लोकल अपने लोग हैं उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही नहीं हैं, ऊपर से इस जनरेशन ने, यहाँ पूरी एक जनरेशन जवान हो गई है, आगे उनके भी बच्चे हैं, दिस इज़ थर्ड जनरेशन जो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, बिकॉज़ यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं वो अफ़गानिस्तान में नहीं हैं। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ सोशली डेवलप हुई हैं, हमारे अपने लोगों में जो एक एहसास कमतरी पैदा हुआ है, हमारा सोशल फैब्रिक चेंज हुआ है, कल्चरल शिफ्ट आया है। मार्केट्स आप देखेंगे इलाकों में जिन पे अफ़गान का कब्ज़ा है, और हम अपने मुल्क में होते हुए ऐसा फ़ील करते हैं कि शायद हम यहाँ मेहमान हैं। जहाँ और बहुत सी सियासी गलतियाँ मुख्तलिफ़ सियासी गवर्नमेंट्स ने की, वहाँ पे एक ये भी थी कि किसी ने डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया कि इनको यहाँ से निकाला जाए। वी आर पेइंग अ वेरी हाई प्राइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। दूसरा पॉइंट जो मेरे जहन में था वो ये था कि आज से 15 दिन पहले तक US पॉलिसी ऑन वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान वो ये थी कि अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल इन करते हैं और इंटरव्यू की डेट लेते हैं, आपको 1 साल बाद की डेट मिलती थी। वो डेट इसलिए 1 साल बाद की मिलती थी कि उनकी प्रायोरिटी वो अफ़गान्स थे जिन्होंने अफ़गान वॉर में 20 इयर्स में अमेरिकन फोर्सेस के साथ, नेटो फोर्सेस के साथ काम किया। वो उन पूरे ख़ानदानों को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। जो रोज़वेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे उनको बसाया गया। इसी तरह और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको सेफ़ हेवन्स दिए गए हैं। और हम पाकिस्तानी जो कि उनके साथ ट्रेड रिलेशंस रखते हैं, हमें वीज़ा प्रायोरिटी में उन्होंने बैकलॉग पे डाल दिया। सो इसलिए कुछ 15 दिन पहले कांग्रेस में ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, अफ़गानिस्तान में हमने एक जंग लड़ी और उसमें जो लोग हमारे साथ मौजूद थे हम उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो अमेरिका आ जाएं या पाकिस्तान आ जाएं, बट एट द सेम टाइम हमारे पाकिस्तान के साथ भी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें ऑनर करना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है कि मुस्तकिल दूसरों के लिए जंग लड़ने के बावजूद आज हम कहाँ खड़े हैं। ताहिर मलिक साहब है मेरे साथ, इसार राना साहब है मेरे साथ। ये बताइए कि ये तो मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो एक्सप्लेन किया है। अब फाइनली जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम बाहर निकालेंगे जितने भी यहाँ पे अफ़गान हैं। ये हो पाएगा? देखें, एक दिन में अगर आप कितना मुक़द्दस दिन है, मेरा लिए हमारा जो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम मुसलमान होने के हवाले से, मेरा हमारा सबसे मुक़द्दस दिन है, खुशी का दिन है। और उस दिन 3 वाक़यात, मतलब 2 शहरों में आपकी मसाजिद में, और ये हुआ भी है जब नात खानी हो रही है ना ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में, हंगूम में हो गया, जुमा की प्रेयर्स, 2 शहरों में हमला, और तीसरी जगह एक बॉर्डर में बाकायदा एक हमले की सिचुएशन है कि कुछ लोग आपका बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं। 4 हमारे जो अहलकार हैं उन्होंने शहादत दी है। तो कहने का मतलब है, मैं एक दिन के आपको वाक़यात बता रहा हूँ। दूसरा जो इसके साथ सवाल है वो ये बनता है कि हमने जनरल बाजवा के ज़माने में 1 बिलियन अच्छा खासा पैसा लगा के हमने फेंसिंग की है। ईरान ने हमारे साथ फेंसिंग कर दी। 80s में इंडिया ने पाकिस्तान की सरहद सील कर दी। बाकी बचा समंदर और 17,000 पे खंजराब है। बंदा कहाँ से आ सकता है? सवाल सारा ये पैदा हो रहा है। सवाल ये है कि आपने किया एहसान, अरब आप पंजाबी कहते हैं भुगतो। अब यहाँ पे कागज़ों में तकरीबन 50 से 60 लाख महाजरीन है, अगर वैसे चले जाएँ तो 1 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, हम भी इंसान हैं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सारे इस तरह, मगर हमने अपने मुल्क के अंदर एक आतिफशां पाल लिया होगा। इतनी बड़ी तादाद, आप किस किस को मतलब रोकेंगे? यानी कि आप सोच सकते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको हमने कितनी बड़ी एक गोल्ड माइन दे दी है, सेफ हेवन कितनी बड़ी गोल्ड माइन दे दी है। चलते चलते ये वो फर्दर इस पर बात करूँगा। मैं एक थोड़ी सी स्टडी आज देख रहा था, वो इतनी खौफनाक है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो हमारी पाकिस्तानी रुपीज़ है,
1/3 कहते हैं अफानियों के पास है। 3000 अरब रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। अब हो ये रहा है कि वो अफान ट्रांजिट से अब कंट्रोल है, मैं उससे पहले बता रहा हूँ, अब उनको तजारत की इजाज़त है। अब वो करते हैं कि उस ट्रेड में जितनी वो प्रॉफिट लेते हैं ना पाक रुपीज़ में, वो डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने मुल्क में ले जाते हैं। 5 मिलियन की एवरेज से वैसे स्मगलिंग हो रही है। तो सज़ा किसने काटी? जिसने मोहब्बत की। सज़ा किसने काटी? जिसने कहा मेरा मुसलमान भाई है। सज़ा किसने काटी? जिसने कहा जी ये तो कम्युनिज़म ने इस्लाम के ख़िलाफ़ हमला किया। मैं ज़ियाउल हक पे इंडायरेक्टली क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। तो सज़ा सारी हमें मिल गई। फिनेंशियली सज़ा हमने काटी, दहशतगर्दी की फ़ज़ा हमने काटी। और आगे जो है मैं समझता हूँ अब इस वक्त किसी ने भी किया, चले हम उस बहस में नहीं पड़ते, ये निगरान है या ये पाकिस्तान के पास वो रास्ता नहीं है कि उनको खुदा हाफिज करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि जाए आप अपने घर जाएं। राना साहब, पोलिश प्रेसिडेंट का इंटरव्यू BBC पे चल रहा था और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस पर उनको बहुत इस्लामोफोबिक कहा गया, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन उसको अगर हम रीड करें कि वो कह क्या रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेनियंस तो बहुत रेफ्यूजी आने दिए हैं पोलैंड में, बिकॉज बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ है। तो उनसे पूछा कि आज तक इतनी मिडल ईस्ट से लोगों ने आने की कोशिश की, पोलैंड ने कभी मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया? दिस इज़ रेसिज्म। तो उन्होंने कहा यस, बिकॉज वी आर वेरी कॉन्शियस, हमें पता है जो पाकिस्तान में अफ़गानी जाके कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे मुसलमान आके वो सब करें। तो लोग अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए इतने क्लियर होते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड कि लोग दुनिया उन्हें कैसे देखेगी, क्या क्या नाम देगी, किस किस तरीके से पुकारेगी। हमें इतनी देर क्यों लग रही है ये रियलाइज़ करने में कि बहुत प्राइस पे कर दी? नहीं, देर नहीं लग रही, अब हम देर कर चुके हैं। और अब अगर ये बात मुझे कहनी चाहिए कि हम गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। इट्स नॉट दैट मच ईजी कि आप अफगानियों को ऐसे निकाल के साइड पे कर देंगे। दे बिकम द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और हमारा जो इकोनॉमिक वो है उसमें, जैसे अभी मलिक ने कहा, वो उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। ये इस तरह मुमकिन नहीं है कि आप किसी को ऐसे निकाल के दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे। बट दुनिया ने किया है, रेफ्यूजीज को वापस भेजा है। दुनिया में और हमें बड़ा फ़र्क है, करना तो पड़ेगा। हम किसी दौर में रेफ्यूजीज़ के नाम पे पैसे कमाते रहे और हमने उनको रखा था टूल के तौर पे। और ज़ियाउल हक साहब ने जहाँ इस कौम को बहुत सारे तोहफे दिए, आइन के बनाने वाले को कत्ल करने से लेके और बाकी चीज़ों में, क्लाशन को, फिरोइन कल्चर और ये और वो, उसमें एक ये कल्चर भी वो हमें देखे गए। अब वो अल्लाह जाने और ज़ियाउल हक साहब जाने, लेकिन पाकिस्तानी अभी तक वो उन सारे फैसलों को भुगत रहे हैं। हामिद करज़ई से लेकर अफ़गान क्रिकेट टीम तक, इन सब को हमने ही पाला, क्रिकेट सिखाई ही हमने, ठीक है ना। वो हमारे क्लब्स में खेलते रहे और जिस बुरी तरह वो हमारे टीम के खिलाफ रिएक्ट करते हैं, खेल है, उसमें तो आप जो मर्जी करें, लेकिन जो रिएक्शन वो दे रहे होते हैं वो ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन मुल्क के साथ। एंड सम टाइम इट हैपन कि उन्होंने बहुत सारे मैचेस में भारत को फेवर करने के लिए भी ज़रा वो किया। फिर जो तालिबान क़यादत इस वक्त मौजूद है, वो सारी कोड़ा खटक से पढ़ के गई हुई है, ठीक है, वो सारे वहीं से हैं, मौलाना समीउल हक के मदरसों से निकले हुए लोग हैं। तो ये सारा कुछ अब जब हो गया, और आज ईमानदारी की बात है, मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी है। आज हम आज उनका दिन मना रहे थे जो रहमत लिल आलमीन है, जो चींटी को भी जो है मोहब्बत से, एक ऊँट उनके पास रोता हुआ आया और हदीस है कि वो जब रो रहा था ऊँट, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। या जो हम उनके पैरवी करने वाले लोग हैं, कैसे इस मुबारक दिन पे आप मस्जिदों के अंदर शहीद कर देते हैं, कैसे इस मुबारक दिन पे आप खून की होली खेल लेते हैं। मैं तो नहीं, आई डोंट बिलीव देम कि ये मुसलमान है। मैं नहीं समझता मुसलमान को इस बेदर्दी से नहीं मार सकता। और दूसरी बात यह कि वो हमने जितने उन पे एहसान किए, हमें दाऊद से लेकर, मेरी जितनी हिस्ट्री बचपन से मैं समझता हूँ, दाऊद से लेके और मौजूदा रिजीम तक, जिन अभी ये तालिबान आए, दुनिया उन्हें मान नहीं रही थी, तस्लीम नहीं कर रही थी। पाकिस्तान और चीन थे जो उनके साथ खड़े हुए। जब वहाँ खुराक का बहरान आया सर्दियों में और लाखों बच्चों के मरने का खदशा पैदा हुआ, तो पाकिस्तान था जिसने इंडिया तक को कहा कि मेरे बॉर्डर खुले, आपने मेडिसिन देनी है, खुराक देनी है, दुनिया को कहा के आए और खुद खड़े हुए हम। यार वो
लेकिन बात वही आपकी ठीक है कि बहुत देर हो गई, लेकिन हमें कोई डिसीजन लेना है। ऐसे हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे भाई? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बात है, वो जब भी जहाँ भी क्रिएट हो, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया ही हेल्प करती है। सिर्फ हम नहीं थे, चाइना ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया, रशिया ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया। चाइना ने तो फर्स्ट एनवॉय भी, अपना एम्बेसडर भी वहाँ भेज दिया। इसका मतलब है शायद फर्स्ट कंट्री जो उनको फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहा है। अब वहाँ इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, दे आर पार्ट ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी। उनकी आप देखें करेंसी बूम कर रही है। एक तो ये कि क्या वजह है कि यहाँ के लोग उधर वापस नहीं जाना चाहते। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो नहीं जाना चाहते, दैट इज़ ऑल्सो नॉट आवर प्रॉब्लम, हमें तो वो भेजने हैं हर हाल में। तो ये राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये इतना आसान नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा, मैं बड़ी आउट ऑफ दी वे बात करने लगा हूँ। मैं इंडिया भी एक दो दफ़ा एज ए जर्नलिस्ट गया, तो मैंने इंडियन से भी आर्गूमेंट किया। मैंने कहा पाकिस्तान ने तुम्हारे लिए बड़ी प्राइस पे किया। अगर आप हिस्ट्री देखें ना 5000 साल की, तो सारा अफगानिस्तान का इन्वेजन किधर होता था? हिंदुस्तान पे। सारा आपको जो काबली वाला नावल है कलकत्ता, वो सारा वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। तो प्राइस तो हमने पे की, हमने फौज बनाई, कुर्बानियां तो सारी हमने दी, हमने वाघा तक इंडिया को महफूज किया होगा। मुझे ये भी, मैंने इंडियन से आर्गूमेंट किया, मैंने कहा तुम्हें तो पाकिस्तान का ममनून होना चाहिए। 5000 साल मार खाते रहे उन नफानों से, हमने ये सारा प्रेशर रोका है। तो पहली तो ये बात थी। जो दूसरी आप बात करें वो बड़ी वो समझने वाली बात, और मैं समझ पूरी दुनिया गिल्टी है इसमें, खाली पाकिस्तान। ये मैं जनरल ज़िया को नहीं ब्लेम करूँगा इसमें। ये महाजरीन जब बने तो मुझे याद है इजिप्ट था, सऊदी अरब था, UAE था, अमेरिका था, मेरा दुनिया का कोई मुल्क जितने भी अपने को महजब कहते थे सारे इसमें शामिल थे। अब हुआ क्या है, मैं आपको ज़रा थोड़ी सी ये भी समझ। 45 साल का मतलब 3 जनरेशन एक चीज़ सीखी अफगानिस्तान में, वॉर। पेट किस तरह चलेगा? इंडस्ट्री से नहीं चलेगा, रोज़गार से नहीं चलेगा, वॉर से चलेगा। अब पूरी दुनिया ने एक नई साइंस सीखी है आफ्टर दी वियतनाम। वो ये सीखी है कि यार डायरेक्ट ना लड़ो, 4 पैसे लगाओ और प्रॉक्सी वार करा लो। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ, अफगानिस्तान में इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, ईरान के इंटरेस्ट हैं, चाइना के इंटरेस्ट हैं, रशिया के इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। अब आप मुझे बताएं, जहाँ पे करोड़ों लोग बैठे हैं जो 45 साल से सिर्फ वॉर करते रहे, कितना ख़तरनाक हो जाएगा कि आप प्रॉक्सी करा लें। इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन गया। क्योंकि मैं इंडायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ, आज वज़ीर इत्तलात हमारे, उन्होंने सीधा क्या इसमें गैर मुल्की आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि आप कोई भी बंदा आए, पैसे लगाए, और ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, आप समझ रहे हैं, ये फ़ोन कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज़ अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान। वेल, आई थिंक समझने की ज़रूरत ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो शायद रहना है, ये तो अब यहाँ परमानेंट रहेगा, बिकॉज डीस्टेबलाइजिंग अफ़गानिस्तान फेवर करता है US को, US एलाइड फोर्सेस को, चाइना को कंटेन करने के लिए और रशिया को कंटेन करने के लिए। हमें ये डिसीजन लेना है कि इतनी फेंसिंग के बावजूद और इतनी डेडिकेटेड फ़ौज होने के बावजूद ये जो अंदर से एडिंग एंड एबेटिंग हो रही है, इसको हमने कैसे हैंडल करना है। मेरा नहीं ख्याल, जब तक इसको आप हैंडल नहीं करेंगे तब तक आप फेंसिंग पे भी नहीं डिपेंड कर सकते, आप बॉर्डर पेट्रोलिंग पे भी नहीं डिपेंड कर सकते। बॉर्डर बंद भी करके देख लें, कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज अंदर आपके लोग बैठे हुए हैं। देखिए, एक तो जहाँ आज ये 3 हंगू में और मस्तूम में जो हुआ वो दुख की बात है, लेकिन ज़ोब में भी आज 4 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान और वतन और मट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज हम यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन क़यामत तो उन 4 जवानों के घरों पे गुजर रही होगी ना, जिनके जवान आज मट्टी की हिफाजत में शहीद हो गए। लेकिन अमेरिका का जो किरदार है पाकिस्तान के हवाले से, वो कभी भी मैं नहीं समझता, क्योंकि हम, आई एम सॉरी टू से, ज़रा भिखारी टाइप लोग हैं। दुख ही बात है, लेकिन हम फ़कीर लोग हैं ना। अमेरिका के टॉप 5 ममालिक जिनको वो इमदाद देता है, उनमें हम शामिल हैं। यार हमसे क्या मुराद है भाई साहब? आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हुक्मरानों की बात करो ना, मुझे नहीं इल्जाम दे रही भाई, तो खाते तो हम ही है ना हुक्मरानों के नाम पे, मेरे से हुक्मरानों के नाम पे नहीं। हाँ, मेरे से किसी ने पूछ के फॉरेन पॉलिसी बनाई है, ये तो हुक्मरानों का काम है। तो भाई सुन ले, असी मतलब आई एम सॉरी टू से कि जो आपने कहा है, सुन लेना, आपने जो कहा है कि हमसे पूछ के, तो हम वो टटीरिया हैं जो आसमान की तरफ करके ना पैर, हम समझते हैं आसमान हमने उठाया हुआ है, हम कौन है? गैरतमंद लोग हैं। जी जी, हम इस तरह के आज बहुत ये हुक्मरानों के काम। जी जी, आज गैरतमंदों को उतारा है ना तैयारों से, जो सऊदी अरब भीख मांगने जा रहे थे,
काश हमने वो पहले रोक दिया होता जब हम ऑफिशियली भीख मांगने के लिए जा रहे थे और हमने भिखारियों को जहाजों में भर भर के भेजा ना, सब भेज देते। एक तब रोक है बदतमीजी मैं नहीं चाह रहा। जिस मुल्क में 10 करोड़ बंदा बिलो पॉवर्टी हो, वो भिखारी नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? ये भी हुक्मरानों का मसला है, मेरा मसला नहीं है। ये आपका वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ बंदा मजीद गुर्बत में गया, यानी कि 10 करोड़ पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी है। तो कौन हुज रिस्पांसिबल? ये लोग रिस्पांसिबल है, वही बात होगी। जुनैरा तुम जनाब आप मैडम आप फैसला करें हुज राइट। नहीं मैडम से मेरे ख्याल में तो वो जो गैलप आया अगर उस पे हम आ जाएं। नहीं मैं सिर्फ एक बात कह, सब उसके बाद आप गैलप पे चले जाइएगा। देखिए जो मलिक साहब कह रहे हैं ना, मलिक साहब दरअसल मेरे एक चुटकी भर रहे हैं कि मैं इसके ऊपर चीखूं और एक गरीब पाकिस्तानी का दुखड़ा रोऊं और मैं मलिक की बात को एग्री करूं कि यार वाकई हमारी हैसियत क्या है। तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है यार। इस मुल्क के अंदर जो खरबों डॉलर आए उनमें से एक पैसा हमें नहीं मिला। वो तकियों के अंदर, वो दीवारों के अंदर, ठीक है ना, वो क्रैकडाउन्स करके जो ऊपर से खून बरसता रहा ना, हमारे घरों तक तो नहीं पहुंचा। मेरा बच्चा पैदा होते ही मकरूज होता है कई लाख रुपए का, ठीक है, और जिन लोगों के दौर में ये पैसे आए उनके बच्चे खरबोपति होते हैं और मलक जैसे तालियां बजा रहे होते हैं, वो आ रहे हैं जी, उनका इस्तकबाल करो जी। चौथी दफा सोमनाथ ने 17 हमले किए थे, वो चौथे हमले के लिए आ रहे हैं और मलक जैसे कहते हैं वाह जी वाह, वो जी आ रहे हैं, तलुए आफ्ताब ले गया, ठीक है ना, यूटर्न मैंने कहा कि तलुए आफ्ताब होने जा रहा है। फकीदुल मिसाल वो मुंह निकल दिया बंदे दे गले दर्द हो जाता, फकीदुल मिसाल वो ऐसा लगता पता नहीं क्या चीज निकलने लगी है। राणे को चाहिए था वो रोना धोना डाइजेस्ट, वो एक स्टोरी मिल गई, अब रोना धोना शुरू कर दो। मसला ये नहीं है, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल देख लो बटा है जी। और वो तलुए आफ्ताब होगा तो 80 की कुर्रस दे कैसे कोने होते हैं, ये तो चांदनी निकलती है। हम अपने हमारे लोगों हमारी जिंदगी को ग्रहण लगा हुआ है, वो तलुए आफ्ताब लेके आ रही। अच्छा, बात ये है कि मलिक साहब ने जो बात की है वो बात है सही, इन प्रिंसिपल आई एग्री विद। वोट मुझे मिल गया, उसकी वजह है नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन है। हमने तो आज भी 30 सितंबर हो रहा है, हम जल्दी टैक्स दे रहे हैं और वी आर वरिड कि कहीं डेट ना निकल जाए, कोई आ ना जाए हमें पकड़ने। ये अलग बात है, फिर भी हम पकड़े हम नहीं जाना है, ये अलग बात है। तो हम लोग तो नहीं कह रहे कि हमें भिखारी बनाए, ये तो ऊपर से इतनी महंगी गवर्नमेंट चलाई जाती है, ये उनके पर्क्स हैं, ये उनके प्रिविलेजेस हैं, ये उनके बच्चे हैं जो गाड़ियों में फिरते हैं। और वो किसी ने जीबी में ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने व्हीकल्स पे लिख के लगा दिया कि दिस इज़ टैक्स पेयर्स मनी, ये गवर्नमेंट ऑफ जीबी की जीप है या गाड़ी है जो आप ड्राइव करें। शायद अंदर बैठे हुए लोगों को कुछ शर्म आ जाए कि आप इसमें इतना सरिया दे के गर्दन में मत फिरें, ये टैक्स पेयर्स मनी है। गैलप सर्वे की मैं ये बात कर रही थी कि वैसे तो उसकी जो परसेंटेजेस सामने आई हैं उसमें भी पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड अस, बेसिकली दे हैव फेल्ड अस। हाउ 39% है उनकी अप्रूवल रेटिंग, और वो मीडिया और अदालतें हमसे ऊपर हैं। हम अदालतों को बोलते हैं, मीडिया और अदालतें हमसे ऊपर हैं, आर्मी सबसे ऊपर है। मैं आपको फिगर्स बता देती हूँ कि फ़ौज की जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है काम करने के लिए, वो आवाम समझती है 88% है। मीडिया एंड जुडिशरी इज़ 56%, politicians is 39%. This is shameful actually for politicians, चाहे वो आपके जानने वाले हों, चाहे वो आपके जानने वाले हों, जिसके भी फेवरेट हों। हमें फेल किया है सियासतदानों ने। Do you agree with that? मेरा ख्याल है 50% पॉलिटिशियन ने किया, 50% रियासत ने किया। दोनों ने बड़ी मेहनत की है और दोनों कामयाब रहे, मिलके किया। दोनों कामयाब रहे। देखें ज़रा इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। पहली तो बात ये है कि ये एक सर्वे है, ऐसी कोई साइंस नहीं कि जिस तरह चले इसको हम सही भी मान लेते हैं। मुझे खासा लॉजिकली भी लगा है। यहाँ पे बात हो रही है मकबूलियत की, परफॉर्मेंस की। मेरा हाल पाकिस्तान में अगर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई कंसेंसस किसी से सुना है ना कि यार ताड़ कोई फ़ौज ही है जो डिसिप्लिन है, जो काम करती है, जिसमें एक तमीज़ है, एक सिस्टम है, तो उस हिसाब से तो इसमें क्या नई बात आई है। आगे चलते हैं, फ़ौज को अब ज़रा अलग कर दें परफॉर्मेंस वाइज। आपने कहा जी 39% लोगों ने कहा कि आपका सियासतदान ठीक है, सही हो गया। पार्लियामेंट 47%, इलेक्शन कमीशन 42%। जरा मुझे थोड़ा टाइम दे दें। पहले 39% और 47% को क्लियर कर दें कि पॉलिटिशियन नहीं जाके पार्लियामेंट में बैठना है ना। नहीं, इसमें एक फर्क है ना। अच्छा। परफॉर्मेंस की बात हो रही कि सियासतदान वो हैं जो कभी पार्लियामेंट में गए या नहीं गए। कई ऐसे सियासतदान हैं
पार्लियामेंट का मतलब है वो MNAs MP जो लॉ बनाने वाले हैं। Okay. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो दुख की बात है, जो चीज़ साबित हो रही है, वो यहाँ पे भी पॉलिटिशियन की ठीक है खामी है, मगर सारा आपका सरकारी ढांचा नंगा हो गया है। साबित ये हो रहा है कि ये मुल्क में 100% लोग को टैक्स से ये रियासत चलती है, इसकी मेजॉरिटी यानी कि 50% से कम लोग हैं। 54 ने कहा पुलिस ठीक है, 56 ये 54 कौन है पहले तो मुझे ये चलो नहीं, मैं लास्ट फिक्रा देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के शहरियों की बहुत बड़ी अक्सरियत ने कहा कि ना हमारे साथ सियासतदान ने साथ दिया है, ना पुलिस ने साथ दिया, ना अदालतों ने साथ दिया है, ना सियासतदान ने साथ। इसमें झूठ क्या है? अच्छा, झूठ इसमें ये है, माजरत के साथ माजरत इसलिए करनी पड़ती है कि घर भी जाना है। ना पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज ठीक है, ना पुलिस वाले का कॉन्डक्ट एज अ पुलिस ऑफिसर ठीक है, जो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो कोई सुन नहीं सकता, जो ये सलूक करते हैं कैमरे के सामने, पीछे पता नहीं क्या करते होंगे। वो एक किसी, मुझे भी आज एक लतीफ़ा याद आ गया, वो किसी बादशाह, अरब के बादशाह का कोई हाथी गुम गया या हिरन गुम गया, मेरे ख्याल है गालिबन हिरन था। तो पूरी दुनिया की पुलिस आई कि भाई ढूंढें किधर गया, किसी ने नहीं ढूंढा। पाकिस्तानी पुलिस ने 2 दिन में ढूंढ लिया। जब उन्होंने कहा अच्छा पेश करें मेरा हिरन, तो हाथी आया और कह रहा था मैं हिरन हूँ। अब पुलिस ने मनवा लिया कि वो हिरन है, तो ये परफॉर्मेंस तो फिर है। बिल्कुल है। और मैंने इस पे कमेंट करने से पहले वो जो अभी आपने कहा कि आज 30 है और हमने टैक्स वगैरह जमा कराना था, तो बिल्कुल करा दिया होगा मलिक साहब, आपने भी करा दिया होगा। आपका तो लायर भी है जो टैक्स के मामला देखता है। नहीं ना, मैं सागदार बनाता है ना, तो और भाई हम सैलरी लोग हैं, हम तो एक आना नहीं खा सकते। क्या बात कर रहे हो? हमें तो यहाँ सैलरी जहाँ से मिलती है एक एक पैसे का हिसाब है हमारा। मुझसे किसी ने पूछा, साहब को रखा हुआ है, वो कह रहे हैं ना कि कॉन्टेंट मुझसे भी जुनैरा ने पूछा आपने टैक्स जमा करा दिया। मैंने इन्हें एक लतीफ़ा सुनाया कि एक गांव में ना सैलाब आ गया, तो सैलाब के बाद ना एक बंदा मेरे जैसा छत पे बैठा हुआ हुक्का पी रहा और गाने गा रहा है। तो किसी ने भागते हुए कहा कि वो आज सैलाब आ गया, सामान वामान उठा अपना। कहता गुर्बत का तो आज ही मज़ा आया ना हमारे पास सामान, ना हमने उठाना, टैक्स दे रहे ना साढ़े को पैसे कैसे टैक्स दे, ना सानू रिटर्न जमा करा दी लोड़। लेकिन सवाल तो ये है कि अब मैं ना भी रिटर्न जमा कराऊं, तो मैं तो पानी भी पीऊं तो उसका टैक्स दे रहा हूं, मैं तो सांस भी लूं तो उसका टैक्स दे रहा हूं, मैं तो सड़क पे भी चलूं तो उसका टैक्स दे रहा हूं, मैं तो गैस ऑन करूं तो टैक्स दे रहा हूं, मैं बिजली का टैक्स इतना नहीं दे रहा। आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें आप टैक्स दे रहे हैं। 24 टैक्स हैं फालतू जो उसके ऊपर लगे हुए। तो मेरी तो जिंदगी चारों तरफ टैक्सों में है, ठीक है ना। मैं ना भी दूं तो वो जिन्होंने लेना है उन्हें पता है कैसे लेना है। लेकिन इस रियासत की औकात ये, आई एम सॉरी, इस रियासत की औकात यह कि एक दफ़ा आपने लिबर्टी मार्केट के अंदर तय करना था कि जी ये ताजरों की कमाई कितनी है। हड़ताल हुई पूरे पाकिस्तान में, हाथ जोड़ के शहबाज शरीफ ने कहा कि मैनू माफ़ कर दियो, ठीक है ना। वही जो सोमनाथ चौथा हमला करने आ रहे हैं ना आपके लीडर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए उस पर भी बात करते हैं, ज़रा मुझे ब्रेक लेनी है। और ये जो ताजरों की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले हमने टेलन न्यूज़ पे कोई 4 डे की ट्रांसमिशन की थी सियासत और मईशत पे, और कोशिश की थी मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट लें उसमें, और उसमें अंजुमन ताजरान के भी लोग आए थे, नाम लिए बगैर। उसमें ऐसे लोग थे जो बाकायदा हमें ये कह के गए कि हमारी तरफ ना आए, हमसे एक्सपेक्ट ना करें हम दुकानें जल्दी खोलेंगे और जल्दी बंद करेंगे, इसका तो आपने नाम भी नहीं लेना, रियासत के बाकी मसाइल जाके हल करें। तो जहाँ कॉन्फिडेंस लेवल अंजुमन ताजरान का ये हो कि वो समझते हो कि पूरी रियासत हिल सकती है लेकिन हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता सुबह जल्दी उठने पे, वहाँ पे जितने मर्जी सर्विस करा लें, जो मर्जी करा लें, रिज़ल्ट वही निकलना है जिससे हम गुजर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। ये गैलप सर्वे बज़ाहिर किसी सियासी जमात ने कराया था, और मेरे ख्याल है उसके बाद ये लीक हो गया, वरना मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि जिस जमात ने ये कराया है, क्योंकि किसी हद तक मैं जानती हूँ किसने कराया है, उन्होंने शायद कोशिश की होगी कि ये ना ही लोगों में जाए, लेकिन ये लीक हो गया। इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स मौजूद हैं उसमें सियासतदानों के लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं, और इफ़ एनीथिंग एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एम्बिग्विटी ये है कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो इस चीज़ पे मुज़र हैं
कि अगर चेयरमैन पीटीआई नहीं भी होते इलेक्शन में शामिल तब भी वो पीटीआई को ही वोट देंगे, और उससे बड़ा डेंट पड़ता है नून लीग के वोट को। मैं अगर सिर्फ कोट करूं थोड़ा सा बीच में से, तो पीटीआई के वोटर्स की आधी तादाद का कहना है कि भले ही चेयरमैन पीटीआई के सदर रहें या ना रहें, वो फिर भी पीटीआई को ही वोट देंगे। इसके अलावा तकरीबन 41% लोग जो हैं पंजाब में जो सर्वे में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वो पीटीआई को वोट देंगे। 28% कहते हैं वो नून लीग को देंगे, 4% पीपल्स पार्टी को, जबकि 6% टीएलपी को। ये टीएलपी की जो एवोल्यूशन है, मतलब वो पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ गए हैं। हाउ डू यू सी दैट? ये वैसे एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैं खुद भी हैरान हूँ इस सारे सर्वे में कि अगर आप ये जो सर्वे का जो ओवरऑल इसका नंबर 1 बनते हैं, उसमें चेयरमैन पीटीआई है, फिर दूसरे नंबर पे ये साद रिजवी साहब हैं। तो अगर आप एक फ़िलासफ़ी जो जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, अगर इसी डाटे पे काम किया जाए तो पाकिस्तान का फिर असल अगला हुक्मरान तो साद रिजवी बनता है। 49% ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 49% और 58% पीटीए के चेयरमैन है। अच्छा, अगर पाकिस्तान का एक अजीब, ये मेरी राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। पाकिस्तान मेरा अपना ख्याल है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, और अगर पाकिस्तान के सारे इलेक्शन देखें, मेरा ख्याल पाकिस्तानी लोग बतौर मुसलमान इस्लाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये मेरी राय है, मगर वोट नहीं डालते फॉर सम रीज़न। जमात इस्लामी एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी वही करते हैं, उनको डोनेशन भी देते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। इस आर्गूमेंट में मैं समझता हूँ कि मकबूलियत की बात हो रही है ना, वोट देना एक और चीज़ है। अब उस हवाले से फिर राने के लिए मैं अब छिक्का बनाने लगूँ, इसके लिए मैं लॉटरी निकालने लगूँ। अगर ये डाटा लिया जाए जो कह रहा है कि पंजाब में 41% अपना पीटीआई है और 28% नून लीग है, सिंध में नंबर 1 पीटीआई है 36%, केपीके में 69% है। अब ज़रा थोड़ा सा इसी सर्वे पे आते हैं। सर्वे कह रहा है जी कि 50% लोग कहते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन साहब अगर नहीं होंगे तो वोट नहीं डालेंगे। तो अगर आपकी खबर ये है कि 9 मई पे जो पंजाब की जो जेआईटी थी उसने कहा जी कि 900 बंदे शामिल हैं, उसमें लॉजिकली कहीं ना कहीं मुझे ये इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे चेयरमैन पीटी। 900 को अगर आप चले इसको 1000 कर दें, चलें 1000 लोग मैदान से बाहर हैं तो रह क्या जाएगा? अच्छा, अब इसी डाटे से मैं कहते हैं ना 41 तो 20 रह गया ना, तो नंबर 1 कौन बनेगा? मुस्लिम लीग नून। मैं तो कह रहा हूँ ये सजना है महफिल असा तेरी लिए सजाइए। मुझे तो लगा ये जब सारा डाटा आप देखें, हाँ अगर चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में आता है तो फिर मुकाबला है, फिर मुझे डेफिनेटली मुझे इस पे कोई शक नहीं कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर। अगर वो माइनस होता है तो भाजी लॉटरी सीधी सीधी नवाज शरीफ की हमें देना, वो वापस राणा साहब को बाकी जंग इनसे करवा लें। नहीं, जंग की बात नहीं है राणा साहब, 2 चीज़ों 1+1 कर लें। एक जो 900 लोगों की बात हो गई कि वो मास्टरमाइंड थे और उनको सजाएं होंगी, 900 लोग आप उनके हटा लें, इसका मतलब टिकट होल्डर ही कोई नहीं होगा, कोई होगा ही नहीं कंटेस्ट करने वाला, तो नून लीग के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार है बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी हल्का बंदियाँ भी हो रही हैं, और हल्का बंदियों में जो सीट्स का कम और ज़्यादा, स्पाइट द फैक्ट कि हमें ये पता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता, वो भी हो रहा है। उसके बाद हाउ क्रेडिबल दीज इलेक्शंस आर गोइंग टू बी? देखें, सबसे पहले तो जो ये सर्वे है इसकी 2-3 चीज़ें मैं ज़रा शेयर करना चाह रहा हूँ। 44% लोगों ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, और उन्होंने कहा कि जी उसकी वजह ये थी कि पीटीआई की बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका रिज़ल्ट। और ये सर्वे अगर मान लिया जाए तो फिर वो वाली बात कि जी जनरल बाजवा और फैज़ लेके आए थे वो गलत साबित होती है। अवाम कह रहे हैं कि हमने वोट दिया था, ये सर्वे ठीक कह रहा है। और ये सर्वे ये भी ठीक कह रहा है कि पाक फ़ौज बतौर फ़ौज इदारा पाकिस्तानी अवाम का हर दिल अजीज़ इदारा है। तो एक बात तो इससे ये क्लियर हुई कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की कामयाबी में नहीं थी, बल्कि लोगों ने वोट दिया। इस सर्वे में भी यही है। दूसरी चीज़ ये कि आप तमाम तर चीज़ों के बावजूद आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सके, इमरान खान की मकबूलियत को आप माइनस नहीं कर सके। वो अपनी जगह खड़ा है, ठीक है। 9 मई के जो आप कह रहे हैं 100 बंदों का फैसला जो भी हो, वो जब फैसला होगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी तक जो ऑन ग्राउंड जो बात है। तीसरी बात ये जो मेरा मलिक साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है, तो सबसे पहले कहा है? ये एप्पल भी पाई जा रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, क्या मतलब था? मैंने कहा था मियाँ आ रहा है, रोक नहीं कुछ सकता। मैं इस डेटे से साबित कर रहा हूँ कि मियाँ बज गज के आ रहा है, वो पाकिस्तान का हुक्मरान बनेगा, यहाँ पे मोटरवे के जाल बिछ जाएंगे, डॉलर 2-3 रुपए का बचेगा, बस देखो अब होने के लिए। 2-3 रुपए। चले, अब मैंने जमानत का, उन्होंने वो बात को उसके आने से एक इनकलाब आ दूध की नहरें बहेंगी और मलिक साहब कहीं से भी जाते जाते कप निकालेंगे, उस नहर में दूध भरेंगे और टी बैग डाल के वहीं पीना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, माशाल्लाह। इतना इसका मतलब हीटर्स भी नहीं, और मेरा ख्याल छोटी है मक्खी का शायद भी फ्री होगा, फ्री पूरे होगा, पाकिस्तान में। हाँ, क्योंकि बड़ी मक्खी फौत हो जाएगी उनके आने पे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यार ये वाइल्ड लाइफ के खिलाफ बात की है, मुझे अच्छी नहीं लगी। नहीं, सबसे ज़्यादा बुरी लगेगी हमारे वज़ीर आला साहब को, जो पांडा लेके आ रहे हैं। अच्छा। उनको लगेगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन हालात में मुस्लिम लीग नून अकेली इलेक्शन लड़े, उसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई और तहरीके लब्बैक ये भी ना हो, तब भी तीसरे नंबर पे ही आएगी। क्योंकि अगर अकेली लड़े कोई और उम्मीदवार नंबर पे, वो कैसे? ठीक है ना, फिर भी क्योंकि उसमें मैं बताता हूँ, उसमें सलाहियत ही नहीं है पहले नंबर पे आने वाली। नंबर 1। अब सुन ले, जब कोई है ही नया नहीं। मैथ आ गया। अब सुने कि वो वजह क्या है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो वजह क्या है। 2 लोग ना फ्रिज को लेकर सीढ़ियों पे, एक ऊपर था एक नीचे, और वो उसको पुश कर रहे थे। तो आधे घंटे बाद ऊपर वाले ने कहा कि यार रहने दे, ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो नीचे वाले ने कहा ऊपर चढ़ाना था। उसने कहा, कहता मैं समझा थल्ले लाना सी। तो वो ऊपर खींचता रहा, वो नीचे खींचता रहा। अब बड़े भैया ऊपर खींचते हैं, छोटे भैया नीचे से खींच देते हैं। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब, आप क्या समझते हैं कि वो ये चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब आए और आके सारा कुछ वो ले लें? भाई शहबाज स्पोक्स पर्सन बने हुए वो हैं। मैं कहता हूँ, वो पीछे खड़े होते हैं, वो आगे मैं खड़े होके कहता हूँ वो बोलते हैं। पीछे खड़े होकर हंस रहे होते हैं कि पायन जो मर्जी कह लें, गेम मेरे हाथ आनी है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से अच्छा सीवी किसी का नहीं है। नवाज शरीफ साहब मेरी तमाम तर मुखालफतों के अच्छा, आप बावजूद, सीवी की बात करें, कितना पढ़े हुए हैं वो कौन शहबाज शरीफ साहब? जहां से उन्हें डिग्री मिलनी है ना, उनकी नज़र में बहुत तालीमी याफ्ता है। अच्छा, छोड़ दें ओके, आप, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब का मैं उनका सबसे बड़ा नाकिद, बड़ी मैं उनकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी अचानक सिविल सुपरमेसी की का ख्वाब जागता है। जरूर होता है वो अब उन्होंने अपनी बेड़ियां वटे पा ले आपे बयान दे के, ठीक है ना। और उसके बाद, लेकिन मैं एक बात सुन ले, मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो हो रहा है ना, अब जुनैरा यकीन करें, दिल पे बड़ी तकलीफ हुई कि इस सर्वे में ना मेरा बिलावल भांजा कहीं नहीं है। वो 6% है, ठीक है ना। आपने नहीं, देखा रोना कुछ नहीं, सर्वों नहीं, में आंसू नहीं आने 6% चाहिए। नहीं, मलिक साहब दिल पे तकलीफ यार, पहुंची मामू है, I know है कि you're यार मेरा भांजा बिलावल जो है हाय, हाय, वो कहीं नहीं है। और इससे ज्यादा तो वो कैंपेन नून लीग की करते तो रहे हैं, वो नहीं, कामयाब और हो सुने, गए हैं। और एक तब मुझे ये दुख हो रहा था और एक तब मेरा हासा नहीं रुक रहा था कि परवेज इलाही शहबाज शरीफ से मकबूलियत में ऊपर है, ठीक है ना। शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी नवाज शरीफ से ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, चौथी बात यह कि जिस पे आपने कहा कि यार ये मैं सारा कुछ मान लेता है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। लेकिन अगर इसमें ये पुलिस वाला नाना होता कि 54% उसकी कारकर्दगी पे लोग मुतमईन है, तो यकीन करें कि मैं इस सर्वे पे चूम लेता। लेकिन अगर पाकिस्तानी पुलिस की 54% कारकर्दगी से मुतमईन है, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि भाई वो उन्होंने किस हालत में इत्मीनान का इजहार किया होगा, हो सकता है कोई एसएचओ ना करने चला गया सर्वे, वही ना, वो सर्वे करने एसएचओ खुद ना चला गया बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा हो उनसे सेटिस्फैक्टरी लेवल लेने के लिए। लेकिन भारत ये एकदम से जो बयानिए में शिफ्ट आया है नवाज शरीफ साहब के, इन्होंने कहा उनके अंदर 50% कहीं ना कहीं डेमोक्रेट होता है, विच इज़ ट्रू। वो कभी कभी नजरियाती होते हैं एकदम से, वो हुए थे पिछले दिनों। उसके बाद उनको कहा गया कि ज़रा, अच्छा ये मेरी राय, मैं पहले भी कहता हूँ, ये मैं क्योंकि बड़ी देर से मीडिया का हिस्सा हूँ, मुझे ये अपने ये डार्लिंग राणा टाइप बंदों के मैं तंग आ गया हूँ सुन सुन के। 40 साल के 2 भाइयों में नहीं बनती, मरियम की उस हमजा से नहीं बनती। मैं ये बात नहीं सुन कर लेना, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने बड़ा घन गरज के कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का और पैनामा बेंच का हिसाब होना चाहिए, और ये उनका नारा था जिसकी बेस पे उन्होंने आना था। वाई उन्होंने कहा इन सब की वजह से पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रुका, फिर एकदम से उनकी अपनी तरक्की का सफ़र रुक गया और उन्हें बयानिया बदलना पड़ा। आपने सवाल किया है ना, नहीं आपने सवाल किया है ना, मेरा आपसे हक बनता है सवाल पूछने का। मुझे कहीं पे नवाज शरीफ की स्टेटमेंट दिखा दे कि मैंने बयानिया वापस ले लिया, कहने की ज़रूरत होती है। यस
आप किस तरह स्टेटमेंट दे कहने सकते की अच्छा वो जो आप किस तरह एकदम से आप लतीफ जावेद को सुन लेना, अब समझती हैं? सुन लेना, जब मोहम्मद जुबैर का नाम आता है तो आता है स्पोक्स पर्सन फॉर नवाज शरीफ। ठीक। जावेद लतीफ जब बोलते हैं वो किसके लिए बोलते हैं? सबको पता है। ठीक है, ट्विटर हैंडल खामोश होता है, हमें पता होता है किसी वजह से खामोश है, फिर एकदम से वहाँ से एक ट्वीट आती है, पता होता है कहाँ से आ रही है। सियासत तो यही है हमारी। चले हमारी सियासत है, चले मैं इसका जवाब और उसके बाद उन्होंने बड़ी अजीब, बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट्स हैं, मुझे प्लीज़ शेयर करने दें। उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखें, अगर टकराव की कैफियत हुई तो लोग पहले ही भूखे हैं, उनको रोटी के ज़्यादा मसाइल हैं, तो चलें, अगर मिट्टी डालने से, कुछ किरदारों के एहतसाब ना करने से लोगों के रोटी के मसाइल हल होते हैं, तो फिर हम ज़रा रुक जाते हैं। नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही बड़ी गैर सियासी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी है। That's what भाई I'm saying। आपको मामा लगते हैं किसी के इंतकाम लेने वाले? तो यही तो भाई मैं आपसे सवाल पूछ तो रही हूँ। सिंपल ये है कि एक पाकिस्तान का एक आइन है, एक कानून है, वो ए ने तोड़ा है, बी ने तोड़ा है, नवाज ने तोड़ा है, चेयरमैन पीटीआई ने तोड़ा है, वो सबके लिए बराबर सजा होनी चाहिए। ये तो बात ही बड़ी डार्क। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि एक तो आप इंतज़ार करें जिस दिन साहब बहादुर आके अपना मीनारे पाकिस्तान में, बहादुर वो आने वाला साहब बहादुर वही है कि साहब बहादुर अपना ये उस दिन हम कह सकेंगे कि जनाब देखिए अब मीनारे पाकिस्तान में आ गया, टोन बदल लिया, यू टर्न ले लिया, अपना बयानिया बदला। मेरा ख्याल है उसका इंतजार करना चाहिए, मगर ये मुझे ये नहीं समझ आ रही। बात कर रहे हैं जो नून लीग के लोग नहीं, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही कि ये कोई जाती इंतकाम किस तरह है। ये मुस्लिम लीग नून की मलकियत है पाकिस्तान की, हम इंतकाम लेंगे। भाई इस मुल्क का कानून है, आइन है, जिसने भी तोड़ा है, सियासतदान ने तोड़ा है, सरकारी मुलाजिम ने तोड़ा है, नून ने तोड़ा है, पीटीआई ने तोड़ा है, उसको सजा दो। ये क्या बात हुई? एक चीज मुझे बताएं, अभी आपने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, मोहम्मद जुबैर ने भी यही कहा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। ये क्या चक्कर है, मुझे बताएं जरा। आप बताते हैं इसका जवाब। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक क्लिप मैंने उनका देखा, उन्होंने कहा कि जी हमने एक ऐप बनाई है तो जो जो वहाँ जाएगा वो ऐप से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तो उन्हें कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करके जियो फ्रांसिक करा ले। जो बच्चों की असेंबली नहीं होती मार्क करके, वही मैं कह रहा हूँ, वो जियो फ्रांसिक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि कौन कहाँ था। ये इनके अंदर का खौफ बोल रहा है, ये इनके अंदर का वो डर बोल रहा है कि कोई भी पायन को लेने नहीं आएगा। पहले भी 2 दफा पायन आए थे और दोनों दफा पायन को कोई उनके छोटे पायन नहीं लेने गए थे। ठीक है ना, छोटे पायन भी उनको आइसक्रीम की दुकानों के गिर्द लोगों को घुमा फिरा के कह रहे थे शो हो गया, कार जाओ। ठीक है ना, तो जो आपको मैं कह रहा था शहबाज शरीफ की, ये मान नहीं रहे थे। मेरी एक बात जुनैर साहब याद रखिएगा, जो इक्तिदार की लस्ट है ना, इतनी खौफनाक होती है कि अपने भाइयों की, सगे भाइयों की गर्दनें कटवा के तश्तरी में पेश करवा देती है, अपने बाप को जेल में फिकवा देती है। अच्छा, बीबीसी आपकी बात ही कर रही हूँ। बीबीसी में एक आर्टिकल भी शाया हुआ है जिसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि बयानिया बनाने से पहले उन्हें अपनी सफ़ों में भी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ साथ अब शहबाज शरीफ का भी जमात में असर रसूख है। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि बुकल दे चोरां नूं भी तो देखो ना, कि बुकल दे तुहाडे अपने बुकल दे भी चोर बैठे ने। आप क्या बात करते हैं? अब वो इंटर्नशिप करके आ गए हैं, अब वो एक्सपीरियंस्ड हैं, अब वो बराबर हैं भाईजान के। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि अगर मैं बड़ी देर से कहता हूँ नवाज शरीफ बेसिकली कन्फ्रंटेशनिस्ट है, महाजराई का बंदा है, उसकी सारी सियासत देखें, उसने क्या कन्फ्रंटेशन फौरन भाग गए हैं, उन्होंने कहा छोड़े इदारा जाती है, एहतसाब करें। आप देखें, वो कहते हैं पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली अगर किसी ने लड़ाई झगड़े की आदि को बंदा है ना, तो वो हमेशा लड़ाई की। अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ? यू विल सी, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छा लास्ट में कह दूं, मेरा अपना ख्याल है, मैं समझता हूँ, ये मैं आई एम नॉट देयर स्पोक्समैन, मैं कहता हूँ ये ज़रा सॉफ्ट दिखाए या ये यू टर्न लिया, ये बागी के माफ़ी नहीं है, आगे पॉपुलर नहीं है, आगे आपकी लॉटरी क्या निकली है। आर्गूमेंट मेरा ये है कि वो पीटीआई के मुकदमा था, आपकी लॉटरी है, आपकी मकबूलियत तो पहले नहीं है, तो अगर ये अग्रेशन भी निकालेंगे तो फारग है आप। अब बात तो गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे तो कुछ ना कुछ बयानिया नहीं, वो बयानिया के ऊपर जो अभी एकदम यू टर्न लिया ना, ये मलक ज़्यादा बेहतर जानता है। भाटी की कुछ गलियां हैं जो बहुत तंग हैं, इतनी तंग है कि उसमें से वो एक साहब गुजरे थे, ऊपर से किसी ने सड़ी हुई दाल फेंक दी, तो उन्होंने ना बड़े मियाँ साहब की तरह ना आवाज़ कहा किन्ने सुटी है दाल, बारीक सी आवाज़ है, भाईजान मैंने फेंके। उन्होंने कहा कमज़ोर आदमी का थले आ,
वो नीचे आया तो बड़ा तगड़ा सा आदमी था, उन्होंने कहा क्या की गल है भाईजान, कहना जी दाल बड़ी मजे थी, दोबारा कदों सुटोगे। तो ये वो लोग हैं कि पहले भड़के मारते हैं, ठीक है, और जब आगे से शिट कॉल मिलती है तो उसके बाद ये फौरन बाजी डर गई करते हुए ना मुझसे परली तरफ निकल जाते हैं। अब मसला ये है जी, मुझे ब्रेक लेनी है। मसला ये है कि सहाफ़ी भी जब स्पोक्स पर्सन बन जाएं तो उसके बाद तज्ज़िये का फ़ायदा कोई नहीं रहता। अगर सहाफ़ी ये कहें कि ये तो सिर्फ एक तंजीम साजी के लेवल पे उन्होंने वाटर चेक किया था, तो अब इसके बाद आप क्या कह सकते हैं। मसला ये है कि मियाँ साहब को स्टैंड लेना है तो लेना है, क्योंकि उनके पास और तो कुछ है नहीं ना, उनके पास तरक्की का सफ़र है पिछले 16 महीनों में। या तो शहबाज शरीफ अलग कैंपेन चला लें, नवाज शरीफ अलग कैंपेन चला लें, वो कह दें ठीक है, होता है ऐसा हमारी पॉलिटिक्स में, मेरे ख्याल है 2 धड़ों में होती रही है तकसीम। आप क्लियर डिवीजन ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब पोर्टफोलियो दोनों का अलग अलग है, क्यों ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ उसी लाइन पे चलें जिस पे नवाज शरीफ चल रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आने से पहले ख़बरें हैं कतर भी जाएंगे, यूएई भी जाएंगे, सऊदी अरेबिया भी जाएंगे, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ आने का कोई मसला गड़बड़ लगता है तो प्लेटलेट्स में मसला आ जाता है। ये कब चीज़ें सॉलिडिफाई होंगी और हमें कब पता चलेगा वाकई इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर सिर्फ नवाज शरीफ के आने से ही इलेक्शंस होने हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ आ जाएं, हमें एक मैंडेट वाली गवर्नमेंट की ज़रूरत है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं सीधा मलिक साहब आपके पास आऊँगी कि पूरी दुनिया फिर ली है, जेनेवा गए, स्विट्ज़रलैंड में आराम से जाके, इटली जाके, इधर उधर सारा सुकून से, बीच में सऊदी अरेबिया भी गए हैं, अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि वहाँ जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। पाकिस्तान की बारी आती है तो डॉक्टर्स बीच में आ जाते हैं। नो वो वही है, निगरान वज़ीर आज़म भी घूमते रहते हैं, पुराना वज़ीर आज़म भी घूमता प्लेटलेट्स का रहता मसला निगरान का नहीं है। नहीं वो तो प्लेटलेट्स तो अगर कोई मामला मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ख़राब हुआ तो फिर वापस आ जाएंगे, वो आप फिक्र ना करें। देखिए पाकिस्तान की यानी ऑल इज इन कंट्रोल, वो कंट्रोल, वो प्लेटलेट्स इसीलिए हमने रखे हुए हैं ना। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये जो मैं हमेशा थोड़ा सा मजाकन कहता हूँ कि हमारी जो असल ट्रेजिडी की तरफ तो हम बात ही नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी पाकिस्तान, क्या नहीं है इसमें, खूबसूरत लोग हैं, आर्मी है, नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज़ आपके पास है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास माशी खुद मुख्तारी नहीं है, माशी खुद इंसारी नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम ही इतना थका हुआ है, आपने लोगों को सही जगह पे लगाया नहीं। फिर मसला क्या, मसला ये मुल्क चलाना, और ये चलाना अपने उधार से है। अब मैं निगरान हुकूमत को कोट करने लगा, मैं आना नवाज शरीफ पे है। 11 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ये आपकी निगरान हुकूमत मान गई है कि 11 अरब, ये जो सिर्फ इलेक्शन कराने हैं, 11 अरब डॉलर इनको चाहिए। और हमारे जो सेनेट के कमेटी के हेड हैं उन्होंने बताया जी 3 अरब डॉलर फौरी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है, आप लोगों से वोट लेना है, तो मैं किधर जाऊंगा? जो मेरा, जिसने मुझे इलेक्शन में सपोर्ट देनी है, जिसको मैंने, हमारा नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आया, ऊपर से गुजर जाता है, ऊपर से चला जाता है, किधर जाता है? सऊदी अरेबिया, किधर जाता है? कतर, किधर जाता है? यूएई। क्यों जाता है? अब इसका मुझे जवाब दें। अब इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल फ्यूचर है ना, वो उसमें जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, चाइना करेगा, सऊदी अरब करेगा, यूएई करेगा, कतर करेगा और अमेरिका करेगा। अब अमेरिका पे भी आप चले जाएं, देखें कितनी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। आप देखें अमेरिकन सफ़ीर कहाँ कहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार गुडी भी बढ़ रहा है। और कमाल की बात है, मैं हैरान रह गया हूँ। अब जो पॉइंट है, नवाज शरीफ, मेरी अकल कह रही है कि वो प्ले कर रहा है कि मेरी जो असल पावर है ना, वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है आउटसाइड द पाकिस्तान। अगर आप पिछले भी चले जाएं, नवाज शरीफ की हिस्ट्री देखें, जब वो पाकिस्तान से बाहर गया, वो पाकिस्तान की अवाम की वजह से नहीं गया। जब वो पाकिस्तान वापस आया, उसको पाकिस्तान की अवाम ने ले गई। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को हम तीनों से बहुत ज़्यादा पता है कि यहाँ पावर लेने के क्या मैकेनिक्स हैं। हमसे तो वाकई बहुत ज़्यादा पता है। ये मेरा जवाब। आपको क्या लगता है प्लेटलेट्स का मसला क्यों बन जाता है सिर्फ पाकिस्तान की दफ़ा? देखिए, मैं ना मियाँ साहब की सेहत के लिए और अर्ली रिकवरी के लिए हमेशा दुआ गो रहा हूँ। उन्होंने, वो ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। उनके डॉक्टर का कहना ये, डॉक्टर अदनान नाम है शायद उनका, कि 80% उन्हें ऑक्सीजन उनके दिमाग को नहीं पहुँच रही। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि 80% ऑक्सीजन उनके दिमाग को नहीं पहुँच रही। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मेरा ख्याल है कि नहीं उनका ऑन रिकॉर्ड है लंदन में। ये देखिए, मैंने तो पढ़ा नहीं, मगर कमाल का ब्रेन है जो 20% पे चल रहा है, 20% पे चल रहा है, क्या जबरदस्त। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं वो शॉट निकलवा लूंगा, कल प्रोग्राम में चला दीजिएगा।
ठीक है ना, अगर उन्होंने ये कहा भी है तो दिस इज अनबिलीवेबल। बल्कि मुझे याद है कि अतर काजमी साहब के प्रोग्राम में पूरी दुनिया का वाहद ब्रेन है जो हमारे अतर काजमी साहब हमारे कुलीग हैं, उनके प्रोग्राम में उन्होंने कोट भी किया था, मेरे ख्याल है उनका वो शॉर्ट भी चला है जिसमें उन्होंने कहा है। तो मेरा ख्याल है कि 20% का रिस्क पाकिस्तानी कौम को नहीं लेना चाहिए और ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बाकी रह गई ये बात जो मलिक साहब ने कही कि जी कतर जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, हो चुके हैं, जा चुके हैं डियर, वो जाएंगे। आने से पहले भी सुना है कि वो एक दफ़ा आए। बस इतनी हमारी हैसियत है। अच्छा, उनसे ये तो नहीं कहने जा रहे कि पैसे दे दें इलेक्शन मैं यही कहने जा रहा हूँ कि इतनी हमारी हैसियत है कि हमें गली गली मंडलाए भंवरा किसी के हाथ ना आए, ठीक है ना। आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और आप, आई एम सॉरी टू से, अब कि मैं बड़े महफूज बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने इसी तरह पैसे इकट्ठे करने और एक ऐसा बंदा जो कहे कि मैं पैसे इकट्ठे कर देंगा, ठीक है, और हम कहें कि ठीक है फिर तू इकट्ठे कर देते, तू आ जा, तो फिर हमारी अपनी हैसियत, खुद मुख्तारी, गैरत, कौमी गैरत, हमियत किधर खड़ी है? हमारी हैसियत क्या है? क्या दुनिया हमें ये समझती है कि इनके आगे चंद टुकड़े डालेंगे और अपनी मर्जी का सब कुछ कर लेंगे? क्या दुनिया ये समझती है कि हमारी हैसियत और औकात ये है कि हम एक भिखारी हैं और भिखारियों को जो दे दो बेगर्स को, वो उस पर इक्तफा कर लेते हैं? अच्छा, वैसे हमारे पास थोड़ा सा पहले तक पैसे नहीं थे इलेक्शन के। इलेक्शन के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये बस वो जब अल्लाह जिसको चाहे जब मर्जी दे दे, आपको क्या अल्लाह की देन है भैया, अल्लाह ने दे दी है। अच्छा, एक और कमेंट भी आप दोनों से सवाल मैं भी असल बात का जवाब नहीं देते, फिर भाई जब आपने इलेक्शन कराने हैं तो पैसे आ जाते हैं। अभी आपके पास पैसे नहीं थे, अभी कहाँ से आ गए है ना, अब आपने कराने हैं। अच्छा, इलेक्शन हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। मैं फिर आपको आसान जुबान में बता दूं, इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, जो मैंने आपको पिछली बात की है, जो 4 मुल्कों के नाम बताए, वो चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे। ये उनकी बड़ी से होगी इस मुल्क को, अगली हुकूमत किसकी होगी। मैं दबे लफ्जों में ये कहना चाह रहा था जो अब मुझे कहना पड़ गया। इलेक्शन की जरूरत क्या है भाई? इलेक्शन की जरूरत है, आपको एक फेस भी तो दुनिया में चाहिए ना। और कमाल की बात है, देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम सब बड़े IMF के बड़े खिलाफ हैं, सारे कहते हैं ये जी बड़ा नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जी, हमारा इस्तेसाल होता है, वो IMF रो पड़ा है। IMF की डायरेक्टर ने आज जोड़ दिया कि खुदा के लिए गरीबों को छोड़ दो, अमीरों पे टैक्स लगाओ। मुझे तो लगा कि पूरी दुनिया पास के मसाइल समझ ये बात मैंने IMF रो पड़ा है, हमें नहीं ख्याल अच्छा, है। ये बात कैटेगोरिकली डार साहब जाते हुए कह के गए थे आखिरी बजट में कि जो रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर के लोग हैं वो परेशान ना हो, हम उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे, और वो एग्जैक्टली उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाने का बार बार कह रहे हैं। और उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि ये सेक्रेड काउज को टैक्स करें, लेकिन मैं और आप, हम काउज हैं, हम सेक्रेड तो नहीं है, मुस्तकिल टैक्स तो हम पे ही लग रहे हैं। देखें, एक चीज़ इलेक्शन के हवाले से मैं कह रहा हूँ, मैं टैक्स पे बात करता हूँ कि इलेक्शन होंगे, मलिक साहब जैसे कह रहे हैं, इस सर्वे को पढ़ें, अवाम ने सियासतदानों के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया, काटा लगा दिया, ठीक है। और पाक फौज के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये एक मुनज़्ज़म इदारा है, और वो अभी मैं आ रहा था तो रीगल चौक पे कोई तंजीम है, अवाम खुशहाल तहरीक, उसके कुछ बैनर्स लगे हुए थे, उन्होंने बड़ा बैनर्स वहाँ पे लगाए हुए। मैं हैरान हूँ कि कैसे सिटी गवर्नमेंट ने लगने दिए। उस पर कि इलेक्शन नहीं रोटी चाहिए, इलेक्शन नहीं 10 साल रेफरेंडम चाहिए, और सियासतदान चोर, और जनाब अली अवाम जो हैं वो इदारों के साथ। तो अगर आप इस बात को और इस बात को, रेफरेंडम को और इस वो सर्वे को मिलाएं, तो मेरा ख्याल है कि कहीं कुछ और सी बात आ रही है। बात तो ठीक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ जैसे सीजन्ड सियासतदान 1981 से, मैं एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, पाकिस्तान की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का जो हिस्सा है, उनसे इतनी इस तरह की मूव की उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में, पता नहीं शहबाज शरीफ ने जाके उन्हें क्या कहा है, ये भी कभी पता चलेगा, कि उन्होंने फ़ौरन अपने बयानिए को पीछे छोड़ा और ख़ामोश हो गए हैं। और जावेद लतीफ़ जैसे लोगों के ज़रिए से ये कहलवाना कि नहीं नहीं, लोग तो 2-2 रोटियों को तरस रहे हैं, इस बयानिए का भी टाइम नहीं है, तो जस्टिस तो हर वक्त होना चाहिए। बयानिए पे खड़े रहते, शायद वोट को इज्जत दो की याद रिवाइव हो जाती लोगों के दिलों में, लेकिन आपने मजीद वीक की अपनी पोजीशन, और ये सवालात आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात हो, चाहे हाइब्रिड रिजीम की बात हो, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे आपके एब्सकॉन्डर होने की बात हो। ये सवालात आपका पीछा करते रहेंगे और आपको कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा। आई विल सी यू टुमारो।